IVM। वैसे तो हिंदुस्तान में इस समय टेस्ट क्रिकेट का मौसम चल रहा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के बीच में आईपीएल की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हर दिन आईपीएल के मेगा ऑक्शन को लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं। कौन सी टीम किस खिलाड़ी को रिटेन करेगा और किस खिलाड़ी को रिलीज करेगा, इस पर लगातार बहस चल रही थी पिछले काफी दिनों से। लेकिन आज खेल नीति पर हम पूरी लिस्ट लेकर आए हैं, जहां पर आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने किन किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या रही है और किन खिलाड़ी को रिलीज किया गया। जो बड़े नाम थे, जिनको उम्मीद थी कि उनकी पुरानी टीमें उनको रिटेन करेंगी, वो ऐसा नहीं करी हैं। उसके पीछे का राज क्या है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। पूरी लिस्ट हम कोशिश करेंगे कि आपको बताते रहें। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। दो खास मेहमान हमारे साथ दिल्ली कैपिटल्स के टैलेंट हंट के हेड सबा करीम हमारे साथ हैं, पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर भी हैं। निखिल चोपड़ा, पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर हमारे साथ, जो आईपीएल के मैचेस में कमेंट्री करते रहे और बड़े दिलचस्प अंदाज में वो आपको बताते रहे कि कौन सी खिलाड़ी को रिटेन किया जाएगा और किस खिलाड़ी को रिलीज किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक बार जरा बता देता हूँ कि कौन से खिलाड़ी को रिटेन किया गया। पूरी लिस्ट है इस समय हमारे पास। सीएसके की बात करें, ये हर कोई ऑब्वियस सी चॉइस थी कि जडेजा धोनी तो होंगे, लेकिन दो जो नए नाम हैं जो सरप्राइज करने वाले हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को उन्होंने रिटेन किया और साथ ही मोइन अली को रिटेन किया गया है वहां पे। तो चार का ये ऑप्शन है कि अगर केकेआर की बात करें, रसेल, वरुण चक्रवर्ती, इसके अलावा अय्यर, वेंकटेश अय्यर को रिटेन किया गया और सुनील नारायण को। यहाँ पर एक नया नाम है वेंकटेश अय्यर का। इसके अलावा बात अब मुंबई इंडियंस की करें, यहाँ पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, रोहित बुमराह के बारे में हर कोई जान रहा था। सूर्य कुमार यादव को रिटेन किया गया, पोलार्ड को, लेकिन हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या को रिटेन नहीं किया गया। दिल्ली कैपिटल्स में आए, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ को यहाँ पर रिटेन किया गया, शिखर धवन को रिलीज किया गया और नॉर्के टीम के साथ है। यानी ये चार ऑप्शन है। आरसीबी बड़ी ऑब्वियस चॉइस है, जहाँ पे विराट कोहली, मैक्सवेल और सिराज को रिटेन किया गया है। या और इसके अलावा एबी डिविलियर्स ने रिटायरमेंट ले लिया है, हर कोई जानता है। एसआरएच में केन विलियमसन, समद को यहाँ पे रिटेन किया गया और मलिक एक और प्लेयर जिनको रिटेन किया गया। लेकिन अब आप देखें, यहाँ पे राशिद खान भी थे, मोहम्मद नबी जैसे खिलाड़ी थे जिनको रिटेन नहीं किया गया। इस पर आगे बातचीत करेंगे कि क्या इसके पीछे की वजह है। राजस्थान रॉयल्स में बटलर को, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन, ये तीन नाम है। फिर किंग्स 11 में आए तो मयंक और अर्शदीप, ये दो खिलाड़ी जिनको रिटेन किया गया। अब रिटेन करने के बाद ऑफिशियली किस टीम के पास पर्स में कितने पैसे बचे हैं, उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो रिटेन किए गए खिलाड़ी, इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं मुंबई इंडियंस से। निखिल भाई, मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या को रिलीज किया गया। सूर्य कुमार यादव, बुमराह, रोहित शर्मा और पोलार्ड जो बिल्कुल ऑफ कलर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, क्या रीजन आप देख रहे हैं हार्दिक पांड्या को रिलीज करने के पीछे? राजीव, करंट फॉर्म और उसके इंजरी के चलते वो कितना फिट है, कितना खेल पाएंगे, तो साफ तौर से पता चलता है कि मुंबई इंडियंस ने वो जो निर्णय लिया है, उनको ऑब्वियसली बात है, एक खिलाड़ी के बारे में ज्यादा पता होगा क्योंकि वहीं पे वो रिहैब भी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो मैं इस एक्चुअल रिएक्शन से मतलब जो ये निर्णय लिया है उससे बिल्कुल हैरान नहीं हुआ हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं रोहित, सूर्य कुमार यादव, जिस तरीके से वो टीम चलाने को देख रहे हैं, जसप्रीत बुमराह और साथ में पोलार्ड, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो विस्फोटक, ये चार पिलर्स के ऊपर ही मुंबई की टीम जो है वो बनाई जाती है। तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ इस निर्णय से। थोड़ा सा हाँ हैरान ये हो सकता है, माफी चाहूंगा, ईशान किशन के बारे में क्या नहीं सोच सकते थे, क्योंकि जिस तरीके के वो बल्लेबाज हैं, वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आने वाले 3 साल आपको अच्छी तरीके से सर्व करेंगे। तो मुझे लगता है मुंबई इंडियंस ऑक्शन में उनकी तरफ बड़ी जोर से जाने वाले हैं। सबा भाई, दिल्ली टीम की अगर बात करें, श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया गया। अब इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? अभी करंटली तो उन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी भी कर दी है। जो नाम रिटेन किए गए, अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ, नौकिए और ऋषभ पंत। मुझे तो ये लगता है राजीव के जब भी ओनर्स रिटेन करते हैं प्लेयर्स को, उनके दिमाग में या ध्यान यही वो करते हैं कि आने वाले 3 साल में उनको टीम किस प्रकार की बिल्ड करनी है, आपके कोर प्लेयर्स कौन होंगे। कई बार ये होता है कि ओनर्स चाहते हैं किसी को रिटेन करना, पर प्लेयर खुद नहीं चाहता है रिटेन रहना, क्योंकि उसके मुताबिक उसको जो स्लॉट चाहिए उसको, आपने देखा होगा जो आईपीएल के रूल्स हैं, पोटेंशियल रूल्स हैं कि 4 स्लॉट बनाए रहते हैं। चलिए, एक तो अनकैप का है अलग कि आपको 4 सीआर मिलता है, उसके अलावा 3
जो 3 स्लॉट्स है वहां पर अगर खिलाड़ी को पसंद नहीं आ रहा है कि उसको जो स्लॉट मिल रहा है, जो ऑफर किया जा रहा है ओनर्स द्वारा, वो उसके लिए उचित है कि नहीं, तो फिर वो मना कर सकता है। उसको ये लगता है कि वो वापस अगर ऑक्शन में चला जाएगा तो वहां पर उसके स्टेक ज्यादा हो जाएंगे, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और तो कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं जिसकी वजह से इस प्रकार के इस प्रकार के रिटेंशन देखने को मिलते हैं। अब निखिल ने सही कहा, ईशान किशन की इसने बात की। हम सब लोगों को ये लग रहा था कि ईशान किशन को रिटेन करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई इंडियंस ने कोशिश जरूर की होगी ईशान किशन को रिटेन करने के लिए। फिर वही कौन से स्लॉट में उनको ऑफर किया होगा, उससे बात बनी नहीं होगी। तो इस तरह की कई सारी चीजें आती हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से प्रयास यही है कि जो 4 प्लेयर्स हम लोगों ने रिटेन किए हैं उन पे ही टीम अब बनाई जाए। अक्षर पटेल का जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आनरिक नोकिया ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है पिछले 1-2 साल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और वो यंग है और फिट खिलाड़ी हैं। तो एक फॉरेन पेस बॉलर है अब इस टीम में। ऋषभ पंत कप्तानी करेंगे। पिछले साल भी उन्होंने अच्छी कप्तानी की थी। उसके साथ साथ अब ऐसा माना जा रहा है कि वो आगे और भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पृथ्वी शॉ के बारे में अभी भी लगता है कि उनको बहुत कुछ है ऑफर करने के लिए, और आने वाले समय में और ज्यादा बड़ा रोल वो अदा कर सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। निखिल भाई थोड़े हैरान है श्रेयस अय्यर को रिटेन न करना। आपके कैप्टन थे पिछली बार, और चॉइस थी शायद ऋषभ पंत या अय्यर में, आप किसको कप्तानी देना चाहते हैं आगे 3 सालों में? और दूसरा ये शिखर धवन को रिलीज किया गया। 2 खिलाड़ी के बारे में क्या रिएक्शन है आपका? मैं पहले श्रेयस अय्यर पे आता हूँ। मैं बिल्कुल हैरान नहीं था, क्योंकि जब जी। चोट के बाद ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया था, ये मैं 3 महीने पहले से बोल रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर कहीं दूसरी टीम के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि वो आपके कप्तान थे। वो साफ तय हो गया था। प्लस उनकी धनराशि, उनको जिस तरीके से पैसे चाहिए थे, और 2 नई टीमें आने से उनके लिए दरवाजे और खुल गए थे, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के वो कप्तान थे। दोनों टीमों को आपको एक कप्तान चाहिए, तो उनको कहीं ज्यादा धनराशि वहां पे मिलती। और ऋषभ पंत ने जिस तरीके से कप्तानी की और टीम को चला रहे हैं, तो वो कप्तानी से हटने वाले नहीं थे। तो मेरे ख्याल में श्रेयस अय्यर ने सोचा कि भविष्य उनका किसी और टीम के साथ कहीं ज्यादा बेहतर रहता है, इसलिए उधर चले गए। शिखर धवन, मुझे लग रहा था कि शायद 3 साल के लिए खेले ना खेले, उनको शायद रिटेंशन में हो सकता था, पर फिर क्योंकि केएल राहुल अब पंजाब किंग्स में नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब केएल राहुल की जगह पे पंजाब किंग्स में कप्तान की जगह खाली हो गई है, आरसीबी में कप्तान की जगह खाली हो गई, और 2 नई टीमों में कौन सा खिलाड़ी, श्रेयस अय्यर अगर केएल राहुल 2 नई टीमों में जाते हैं तो 2 और टीमों को कप्तान चाहिए होंगे, और टीम बनाने के लिए आपको एक सीनियर प्लेयर की जरूरत रहती है। तो मुझे लगता है कि शिखर धवन किसी और टीम में जाके कप्तानी का रोल अदा करेंगे, और उनकी धनराशि कहीं ज्यादा उनको पैसे मिलेंगे। 2 टीमें सभा भाई जिस पर यंगस्टर्स पे बहुत अच्छा दांव लगाया गया। चेन्नई सुपर किंग की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ को वहां पे रिटेन किया गया। बाकी तो सीजन प्लेयर हैं, जडेजा, धोनी और मोइन अली। फिर दूसरा केकेआर की बात करें, जो आपकी फेवरेट टीमों में से एक है। वहां पे वरुण चक्रवर्ती, रसेल और नारायण, ये ऑब्वियसली चॉइस थे। लेकिन वेंकटेश अय्यर को रिटेन किया गया। यानी 2 टीमें, और दोनों ही टीमों ने फ्यूचर पे ज्यादा भरोसा दिखाया है। राजीव, इससे सबसे बड़ा कारण ये है कि हर एक टीम अब आने वाले 3 सालों की तरफ देख रही है, और सबों का यही मानना है कि मेगा ऑक्शन में के पहले अगर आपने अपने कोर प्लेयर्स को रिटेन कर लिया, तब आप टीम को बिल्ड कर सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से अब पिक्चर सामने आएगी ऑक्शन के समय। वेंकटेश अय्यर, केकेआर को मालूम है कि जो टर्न अराउंड उनके फॉर्चून में, उनके परफॉर्मेंस में रहा है, उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है वेंकटेश अय्यर और सुनील नारायण को कुछ हद तक। सुनील नारायण चूंकि वो एक ऑलराउंडर है, फ्लोटर के रूप में उनको इस्तेमाल करती है केकेआर। वेंकटेश अय्यर, जैसा कि अब भारतीय टीम उनको प्रयास करी पावर हिटर में परिवर्तन करने के लिए, तो मल्टीपल रोल्स वो अदा कर सकते हैं। इस समय वो केकेआर के लिए ओपन करते हैं, गेंदबाजी करते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में अगर उनको ऑक्शन में कोई अच्छा ओपनर मिल जाए, तो आप इनको पीछे लाकर भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और युवा प्लेयर के ऊपर आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा अगर आप रिटेन करना चाह रहे हैं तो बहुत ही सेंसिबल मूव है ये केकेआर का। उनकी जो कोर प्लेयर्स हैं उनमें अनुभव है। सुनील नारायण हो गए, और 2 आपके पास नए खिलाड़ी आंद्रे रसल हैं, जिनके पास दो फॉरेन रिटेंशन है उनके पास, और 2 यंग प्लेयर्स हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक एक कैलकुलेटेड मूव है, पर ऐसे ही माना जा रहा था कि कुछ इसी प्रकार की रिटेंशन केकेआर करेगा। लेकिन केकेआर में शुभमन गिल जैसे युवा खिलाड़ी भी हैं निखिल भाई, जो बहुत अच्छा कर रहे थे आईपीएल में। अभी इंडियन टीम के लिए भी वो खेल रहे हैं। आपको लग रहा है वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल के बीच में एक चॉइस थी कि आप किसको रिटेन करें?
जरूर, और बहुत जरूरी था कि केकेआर अपनी लीडरशिप के बारे में भी सोचे कि उनके लिए कप्तानी कौन करेगा। क्योंकि अब जिस तरीके से आपने बताया, आंड्रे रसल है, सुनील नारायण है, वरुण चक्रवर्ती और वेंकटेश अय्यर, तो यानी कि आप फिर जो एक सीनियर खिलाड़ी को जब ऑक्शन में खरीदेंगे तो आप उनसे कप्तानी कराने को देखेंगे, जो मुझे लगता है। और शुभमन गिल ऐसा लग रहा था कि शायद रिटेन होके वो केकेआर को मेंटल आगे लेके जाएंगे, शायद वो कप्तानी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से वेंकटेश अय्यर ने वो टर्न अराउंड सेकंड फेज आईपीएल में जो परफॉर्मेंस की थी, आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। आंड्रे रसल, सुनील नारायण, उनके दो एक्स फैक्टर प्लेयर हैं जो मैच विनर है। तो ये वो बहुत ही कठिन मेरे को लगता है निर्णय था। शायद वरुण चक्रवर्ती को जाने दे सकते थे और आप शुभमन गिल लीडरशिप को देख सकते थे, पर जिस तरीके से आपके पास ऑलरेडी एक मिस्ट्री स्पिनर है, आप वरुण चक्रवर्ती को क्या जाने दे सकते थे, जो उनके वो आंकड़े थे। मैं सोचता कि आपके पास जब एक ऐसा युवा खिलाड़ी है, लीडरशिप कप्तानी करने के लिए, आगे टीम को ले जाने के लिए, शायद शुभमन गिल के बारे में और थोड़ा गंभीरता से सोचता। सभा भाई, क्योंकि पंजाब किंग्स की बात करें, के राहुल को रिलीज किया गया। के राहुल बहुत ज्यादा खबरों में भी हैं, उनको लेकर व्यूअर्स के सवाल भी आ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मयंक और अर्शदीप को इन्होंने रिटेन किया है। अब के राहुल का, के सिंह हमारे एक व्यूअर है, उनका सवाल वही है, और हर्ष जैन का भी लगभग एक जैसा सवाल है कि क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं एज अ कैप्टन मयंक अग्रवाल को किंग्स पंजाब की मैनेजमेंट, और इसीलिए उनको रिटेन किया गया? ये एक विकल्प हो सकता है पंजाब किंग्स के लिए। अब मुझे लगता है कि इस साल भी अनिल कुंबले ही हेड कोच रहेंगे, तो अनिल कुंबले की सोच कुछ अलग प्रकार की है। मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब किंग्स ने जरूर प्रयास किया होगा केएल राहुल को रिटेन करने के लिए, पर मुझे लगता है कि केएल राहुल का ही ये निर्णय होगा कि वो अब नई टीम के साथ जाना चाहते हैं। हो सकता है कि दिसंबर 25 तक जो तीन तीन नाम, दो नए फ्रेंचाइजी वो अनाउंस करेंगे, उसमें हो सकता है केएल राहुल का नाम आ जाए। और केएल राहुल के पास चूंकि कप्तानी करने का भी अनुभव है, तो दोनों में से दोनों ही टीम, जो नई टीम है वो प्रयास करेंगी केएल राहुल को अपने टीम में रखें कप्तान के रूप में। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। अब कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। निखिल ने बात की कि शिखर के बारे में पंजाब किंग्स सोच सकता है। एक और खिलाड़ी जिसके बारे में पंजाब किंग्स सोच सकता है वो है शुभमन गिल। अब एक और बात है राजीव, कई सारी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो प्रयास करते हैं जो उनके लोकल प्लेयर हैं उनको अपने टीम में रखा जाए, ताकि वहां से आपकी जो ब्रांड वैल्यू है थोड़ी और बढ़ जाती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस ने भी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को रिटेन किया है। अपने तरफ से भी यही कोशिश होती है कि 3 साल में कम से कम प्लेयर आपके पास रहेगा और वहां से आप उसका कुछ कमर्शियल वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो हाँ, मयंक अग्रवाल एक ऑप्शन है, पर कई सारे नए नए प्लेयर्स हैं जिनके बारे में पंजाब किंग्स सोच सकती है एक बार ऑक्शन में भी। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग मेरे लिए निखिल भाई सनराइजर्स हैदराबाद का जो उन्होंने खिलाड़ियों को रिटेन किया। केन विलियमसन जो बिल्कुल टी20 फॉर्मेट के प्लेयर नहीं माने जाते, उनको रखा गया। समद और मलिक को रखा गया है, रिटेन किया गया। अब बड़ा सवाल हरजैन ने जैसे कि पूछा है कि क्या ब्लंडर किया उन्होंने राशिद, वार्नर, भुवी जैसे, और नटराजन एक और प्लेयर जो टी20 फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट हैं, उनको रिटेन ना करके। देखिए, जो मुझे लगता है दिक्कत रही होगी राशिद खान से, वो पैसों के मामले में रही होगी, क्योंकि इतने साल उन्होंने खेला है। वो ऑब्वियस चॉइस थी, हम सब यही बात कर रहे थे कि ये तो मतलब रिटेन किए जाएंगे। केन विलियमसन को इसलिए रख रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने टीम को चलाई और जो वो टेबल पे लेके आते मैं आपको नाम बता दूं निखिल भाई, कितने में रिटेन किया गया। केन विलियमसन को 14 करोड़ में रिटेन किया गया, अब्दुल समद को 4 करोड़ रुपए में, और उमरान मलिक जो स्पीडस्टर है उनको 4 करोड़ में। ये इनके रिटेनशिप की प्राइस है जिनको रिटेन किया गया। जी, ये मेरे को लगता है ये जो 4-4 करोड़ है, ये अनकैप प्लेयर्स के मूल है, इसलिए वो 4-4 करोड़ रहा है। और शायद राशिद खान 14 करोड़ मांग रहे थे, मे बी वो दूसरे स्थान पे नहीं मानना चाह रहे थे रिटेन। उनको लग रहा था कि मेरे को ऑक्शन में कहीं ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, तो आप मेरे को इतने पैसे दीजिए। क्योंकि अब शायद, अगर मैं गलत नहीं समझ, तो कि जब आप रिटेन होते हैं तो प्लेयर से भी पूछा जाता है कि आप क्या इस फ्रेंचाइजी के लिए खेलना चाहेंगे। पहले वो अलग होता था, इस साल से वो अलग नियम हो गया है कि एक अब आपको एक हामी चाहिए खिलाड़ी से भी। तो मेरा ये मानना है कि राशिद खान को लगता है कि उनको कहीं ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि 2 और नई टीमें आ रही है। 2 और नई टीमों का मतलब है कि आप कम से कम, राजीव भाई,
चार चार आप एक्स फैक्टर के प्लेयर देख सकते हैं, ओवरसीज प्लेयर, मैच विनर, उनका मूल जब आप बड़ी ऑक्शन पे बैठेंगे तो एज अ मैच विनर आपको कहीं ज्यादा वो पैसे मिल सकते हैं। तो वही एक सोच रही थी, पर मैं सोचता हूँ कि शायद सनराइजर्स हैदराबाद उनसे थोड़ा सा और बेहतर निगोशिएट कर सकते थे, थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेस्ड कुछ कर लेते, वो एक बेहतर विकल्प रह जाता। तो बहुत कठिन होता है पर सभा निखिल, भाई। कि एक बार आपने, जैसे कि हम लोग बात करते आए हैं कि प्लेयर्स के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो जो ऑफर आ रहा है फ्रेंचाइजी की तरफ से वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। चाहे वो राशिद खान हो, चाहे और खिलाड़ी क्यों ना हो, उनको ये लगता है कि अगर वो मेगा ऑक्शन में जाएंगे वहां पर उनके स्टेक ज्यादा होंगे। अब तुमने सही कहा कि दो न्यू टीमें हैं, उनके पास 90-90 का पर्स है, और अभी दोनों नई टीमों के पास करीब 25 दिन है नेगोशिएट करने के लिए, प्लेयर्स से बात करने के लिए। जो स्लॉट्स की हम लोगों ने बात की है, कोई नहीं चाहता है, सबको यही लगता है कि उसका मूल और ऊपर होना चाहिए, उसका मोल और ऊपर होना चाहिए। सबसे नंबर 1 खिलाड़ी आप रिटेन करेंगे, वहां पर आपको 16 मिलेगा। ऐसे अगर आपको कोई 14 या 12 दे रहा है, उसको आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह की बातें होती हैं जिसकी वजह से कई सारे खिलाड़ी जो हैं वो टीम्स के जी, साथ रिटेन होते नहीं है। चलिए ब्रेक पे जाने से पहले निखिल भाई फटाफट राजस्थान रॉयल्स के जो रिटेन किए गए खिलाड़ी उन पे बात कर लें। संजू सैमसन 14 करोड़ में, जोस बटलर 10 करोड़ में, और यशस्वी जायसवाल 4 करोड़ में। अब बटलर, क्या आपको लग रहा है रेडी हो गए होंगे कि वो दूसरे स्थान पे रहे? संजू सैमसन को 14 करोड़ दिए गए, मेरे ख्याल या में ऑक्शन मानी ऑक्शन में जाते तो शायद ज्यादा मिलते बटलर को। शायद ना भी मिलते, मुझे लगता अच्छा। है कोई, क्योंकि बड़े ऑक्शन में बहुत सी बारी सबको लगता है कि मेरे को बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन बड़े ऑक्शन में आपको इतने पैसे मिलते नहीं। एक वो फ्रेंचाइज के साथ जो आपका रिलेशन चल रहा है, आपको लगता है कि आप उसी में आप खुश हैं। और बहुत सी बारी ये भी होता है राजीव भाई, थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव वो मिल जाता है एक खिलाड़ी को, जिस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं, और वो आपकी ब्रांड एसोसिएशन रहती है। तो मुझे लगता है इसीलिए बटलर साहब ने हामी भर दी होगी राजस्थान रॉयल्स के साथ कि हम इस टीम को बिल्ड करेंगे। तो चलिए इसी नोट पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो रिटेन किए गए खिलाड़ी उनमें सबसे ज्यादा पैसा किसको दिया गया ऑफिशियली, अनऑफिशियली, अंडर द टेबल बहुत कुछ दिया जाता है, इसके बारे में ना हमें पता है, ना सभा भाई को, ना निखिल भाई को। लेकिन जो ऑफिशियली डील है उसके बारे में पता है, वो हम आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है। और हमारे देश में जहां जहां ऐसे काम होते हैं, स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूँ मैं, शिफा माइत्रा, आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे, या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सभा भाई और निखिल भाई के साथ। आप देख रहे हैं खेल नीति। हम बात कर रहे हैं आईपीएल में रिटेन किए गए खिलाड़ियों के बारे में, और जिनको रिलीज किया गया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सभा भाई, बड़ा सरप्राइजिंग है, रविंद्र जडेजा को सबसे ज्यादा पैसे मिले रिटेन होने पे, धोनी से भी ज्यादा। ये ऑफिशियली जो हमारे पास खबर है, 16 करोड़ रुपए दिए गए उनको। और रोहित शर्मा को भी 16 मिले हैं, और विराट कोहली को 15। अब आप सहमत हैं, या इसकी राशि कुछ दुगनी होगी आपको लग रहा अब कहना बड़ा मुश्किल है राजीव, है? पर कई बार ये भी लेकिन होता है कि सरप्राइज है ऑफिशियली, ऑफिशियल अमाउंट जो रविंद्र जडेजा को दिया गया। नहीं, मुझे मुझे कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि रविंद्र जडेजा जी, का रोल बहुत ज्यादा अहम है इस समय सीएसके के लिए। और पिछली बार भी जो मेगा ऑक्शन हुआ था वहां पर भी जडेजा को रिटेन किया गया था, इस बार भी उनको जी, रिटेन किया गया है। और इस दरमियान 2-3 साल में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी और आईपीएल में भी सीएसके के लिए एक रेगुलर, एक बड़े ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं। एमएस के बारे में किसी को पता नहीं था वो क्या करेंगे। मुझे लगता है उनका रोल अब एक प्लेयर कम मेंटर का हो गया है इसी। और ऐसे भी वो काफी सालों से जुड़े हुए हैं, उनके बिना सीएसके को टीम के बारे में सोचना भी मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। जी, और एक बार एमएस को आपने, अगर आप कन्विंस करा लिया है एक और साल खेलने के लिए, तो फिर ये एमएस का ही डिसीजन होता है कि और दूसरे कौन से खिलाड़ी होंगे जिनको रिटेन किया जाए। और ये एमएस की जी। तरफ से ही ये सोच होगी कि सबसे पहले जडेजा, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, और फिर मोइन अली। आपके लिए सवाल कसार साहब का है, और उनका कहना है कि दिल्ली के रिटेन किया उन्होंने प्लेयर्स, उनमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि रबाडा और अश्विन जैसे गेंदबाजों को आपने छोड़ दिया है, जो रिसेंटली बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्या कहना है इस पे आपका?
कसाद, अब ये जो डिसीजन होता है ये टीम मैनेजमेंट लेती है या फिर ओनर्स ही डिसाइड करते हैं। पर पृथ्वी शॉ और अक्षर के रिटेन करने के पीछे मकसद सिर्फ यही है कि आने वाले 3 साल के बारे में ओनर्स सोचते हैं। और अगर आप अक्षर पटेल के परफॉर्मेंस को देखें तो उनके निरंतर उनका परफॉर्मेंस जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है अभी भी बहुत ज्यादा और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक बल्लेबाज के रूप में, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है। पृथ्वी शॉ के बारे में पहले ही मैंने कह दिया था कि वो एक ऐसे इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। ओपनर की भूमिका में वो आते हैं बैटिंग करने के लिए। जिस तरह की शुरुआत उन्होंने प्रदान की है दिल्ली कैपिटल्स को, उसका बहुत ज्यादा फायदा मिला है दिल्ली कैपिटल्स को। तो अब कोशिश यही होगी कि उनके गेम को और ज्यादा निखारा जाए, और ज्यादा सुधार हो जाए, ताकि वो एक 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 इम्पोर्टेंट मैच विनर के रूप में साबित हो दिल्ली कैपिटल्स के लिए। निखिल भाई, हर्षजैन का एक सवाल बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर को लेके है, जिनको रिलीज कर दिया गया। अब क्या इंजरी और फिटनेस एक बड़ा मुद्दा है? और जब भी आप किसी को रिटेन करते हैं, क्या ये भी एक जहन में होता है आपके कि ये पूरे सीजन के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं? वो बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। जितने जी। बढ़िया आप एक्स फैक्टर प्लेयर क्यों ना हो, सबसे पहले वो सोच जाती क्या वो खिलाड़ी मेरे लिए पूरा साल खेलेगा, वो जरूरी है। और बेन स्टोक्स हमें पता है कि पिछले सीजन भी उन्होंने मिस किया था। भारत का दौरा, जो इंग्लैंड जब भारतीय टीम भी गई थी, वो भी उन्होंने मिस किया था मेंटल हेल्थ को लेके चलते हुए। तो वहां पे वो निर्णय मेरे को लगता है बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका बिल्कुल पता नहीं था कि वो पूरा सीजन अवेलेबल रहेंगे नहीं रहेंगे। और जोफ्रा आर्चर के खुद के थोड़े से इंजरी कंसर्न्स रहते हैं, तो बहुत जरूरी रहता है कि आप ऐसे प्लेयर्स को पिक करें जो आपको कम से कम वो कंफर्ट या वो सुरक्षा देते हैं कि हाँ जी, ये हमारे लिए पूरे साल अवेलेबल रहेंगे। 14 के 14 जो लीग के मैचेस रहेंगे वो अवेलेबल रहेंगे। लेकिन अब तो खैर वो लीग मैचेस बढ़ जाएंगे, 2 नई और टीमें आएंगी, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। सवा भाई, मैं जितना भी अभी रिटेन किए गए खिलाड़ियों पे पैसे लगे हैं उसकी अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा पैसे मुंबई इंडियंस ने खर्च किए हैं, 42 करोड़ रुपए। क्या इस पर भी कोई एक लगाम होती है कि आपको मैक्सिमम जो रिटेन कर रहे हैं प्लेयर्स को आप एक सर्टेन अमाउंट तक ही कर सकते हैं? क्योंकि मैं उनका देख रहा हूँ, सेकंड जो है वो दिल्ली है, जहां पे लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यानी मैक्सिमम 42 करोड़ तक गए हैं रिटेन करने में, और जिनमें मुंबई नंबर 1 पर। हाँ, वो तो पहले से ही मैंडेटेड रहता है राजीव के। जी। मैक्सिमम जो आप अमाउंट खर्च कर सकते हैं प्लेयर्स को रिटेन करने में वो 42 CR है। उससे आप कम में कर लें वो अलग बात है, पर वो जी। उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करना होता है, जो इस समय हर एक टीमों ने कर दिया है। अब मुंबई के पास 48 करोड़ बचे होंगे पर्स में मेगा ऑक्शन में जाने के लिए। जी। उसी जी। प्रकार से दिल्ली कैपिटल्स के साथ है, तो ये पहले से ही मैंडेटेड रहता है। पहले से ही इसकी जानकारी हो जाती है हर एक IPL टीम्स को, और उस हिसाब से वो प्लेयर्स के साथ नेगोशिएट करते हैं कितने क्या वैल्यू पे वो रिटेन करना चाहते हैं प्लेयर्स को। हम्म। कई बार वो बात बनती नहीं, जिसकी वजह से जो फ्रेंचाइजी वो रिटेन कर नहीं पाते हैं। पर यहाँ पर जो इंग्लैंड के बारे में प्लेयर्स के बारे में बात हो रही है, मेरा तो मानना ये भी है राजीव कि अब IPL के जो फ्रेंचाइजीज हैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। उनको वो ऐसे हम्म। प्लेयर्स के ऊपर दाव लगाना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं जो पूरी तरह से कमिटेड हो। अब कई बार ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं वो लास्ट मिनट में या IPL के दौरान जो है वो छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको रेस्ट करना चाहिए, उनको ब्रेक मिलना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में IPL के बाद कुछ होम सीरीज, कुछ इंटरनेशनल सीरीज होने वाली होती है, जो इस साल देखने को मिला। पैट कमिंस आगे सेकेंड लेग में नहीं आए। दिल्ली कैपिटल्स के लिए क्रिस वोक्स जैसे खिलाड़ी सेकेंड लेग में वो नहीं आ पाए। तो इस वजह से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और ये इसी वजह से अगर आप रिटेन में देखेंगे तो बहुत कम ऑस्ट्रेलियाई या फिर इंग्लैंड के प्लेयर्स को रिटेन किया है फ्रेंचाइजीज ने। कोलकाता पे मैं अभी नजर डाल रहा था निखिल भाई, उसपे 12 करोड़ में आंद्रे रसेल को रिटेन किया गया, 8 करोड़ में वरुण चक्रवर्ती को, 8 में वेंकटेश अय्यर और 6 में सुनील नारायण। अब 12 करोड़ में आंद्रे रसेल को रिटेन करना, कितना सहमत है आप, जिस तरह का पिछले 2 सालों से वो स्ट्रगल कर रहे हैं IPL में? देखिए, जिस तरीके से उनका वो पास्ट परफॉर्मेंस रहा है, 2 सीजन खराब रहे हैं, उन KKR को लग रहा था कि शायद वो अभी भी अगले 2 सीजन में आके उनको मुकाबले जिता सकते हैं। पर अगर आप उनको एक रिटेन कर रहे हैं तो आपकी एक सोच भी तो होनी चाहिए बतौर टीम कि आप उस खिलाड़ी का यूज कैसे करेंगे। पिछले सीजन जब आप कप्तान बदल रहे थे, उन्होंने गेंदें कितनी खेली हैं? अगर आप एक मेन प्लेयर के रूप में उनको देख रहे हैं, आप देखते हैं कि 11-12 ओवर जैसे ही खत्म होता है, आप आंद्रे रसेल को भेजिए। कम से कम उस खिलाड़ी को जिसको आपका फर्स्ट रिटेन ही है, उसको 30-40 गेंदें खेलने का मौका तो दीजिए।
कितनी बारी है उनको मौका ही नहीं दिए गए, उनको पीछे 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 डालते रहे और कितनी बारी वो मुकाबले हारे नहीं। तो उनका यूज बेहतर करना भी बहुत जरूरी है। इनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि कप्तान आके आपके मेन खिलाड़ियों को किस तरीके से यूटिलाइज करेगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। आपने रिटेन तो कर लिया कि जी हमारा एक्स फैक्टर प्लेयर है, लेकिन उनको गेंदें खिलाएंगे नहीं तो फिर फायदा क्या है? जी, तो बिल्कुल पैसे जहां पर लगा रहे हैं उस जिस घोड़े पे आप पैसे लगा रहे हैं उसको दौड़ने का भी मौका दें। कुल मिलाकर यही दौड़ाइए कहना तो है सही, तभी तो जीतेगा। निखिल भाई का। पता चला अस्तबल में बांध के रखा है, आपने दौड़ने ही नहीं दे रहे और पैसे देके खरीद लिया है। तो चलिए एक और ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि जब मेगा ऑक्शन शुरू होगा तो अब जो खिलाड़ी छूट गए, जो बड़े नाम छूट गए, उनमें से सबसे महंगा कौन बिकने वाला है। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इंडियन पैसा लीग की, और इस पैसा लीग की शुरुआत हो चुकी है। रिटेन किए गए खिलाड़ियों को जमकर पैसे मिले हैं, और अब बड़ा सवाल यही है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जिसको जब मेगा ऑक्शन शुरू होगा उनको शायद ये रिटेन किए गए खिलाड़ियों से भी ज्यादा पैसे मिल जाएं। निखिल भाई, पहला दांव किस पे लगाएंगे, या टॉप 3 खिलाड़ी आपकी नजर में कौन है मेगा ऑक्शन के लिए जिनको बहुत पैसे मिलने वाले हैं? देखो, मुझे जो लगता है बतौर बल्लेबाज टॉप पे रहेंगे, और ये मैं ड्राफ्ट की बात नहीं कर रहा, मैं केएल राहुल और जो ये बाकी खिलाड़ी राशिद खान, इनको अलग रख रहा हूँ क्योंकि ये ड्राफ्ट में 2 टीमों में चले जाएंगे। मुझे लगता है कि ईशान किशन के ऊपर एक भारी मूल लगेगा, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं भारत के लिए। पिछला रिकॉर्ड टूटेगा निखिल भाई, 16.5 करोड़ में क्रिस मॉरिस बिके थे। क्या ये रिकॉर्ड टूटने वाला है इस बार मेगा ऑक्शन में? शायद ना टूटे, क्योंकि जो पैसे है जितने टीमों के पास बचे, क्या पता पंजाब किंग्स जिसके पास सबसे बड़ा पर्स है वो उतने पैसे खर्च कर सकता है, क्योंकि उनके पास अभी भी 72 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, तो वो ईशान किशन जैसे खिलाड़ी की तरफ जा सकते हैं, मुझे जो लगता है। और उसके बाद आरसीबी के तो आपने पूछा ही नहीं सर, लास्ट ईयर का हाईएस्ट विकेट टेकर हर्षल पटेल और युजवेंद्र चहल दोनों ही नहीं रिटेन हुए, तो उनको भी बड़े पैसे मिलेंगे। It'll be raining money। तो तभी तो मैंने आपसे पूछा कि टॉप 3 खिलाड़ी कौन से होंगे जिन पे आपको लग रहा है बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। देखिए, मुझे तो ईशान किशन लगते हैं, और साथ में युजवेंद्र चहल, हर्षल पटेल एक और ऐसे विकल्प है। मैं उसमें केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को नहीं जोड़ रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी, मुझे जो लगता है, जो समझ में आता है, डील हो चुकी होगी, और राशिद खान ने भी अपनी डील कर ली होगी, तो मैं उनको सूची में नहीं देख रहा। जो ड्राफ्ट वाले हैं, वो जो ऊपर वाली मिलाई है, जो क्रीम है, वो निकल गई। लेकिन सबा भाई, खबरें ये भी आ रही हैं कि राशिद खान और जिस तरह से के राहुल ने अप्रोच किया फ्रेंचाइजीज को, ये सवाल है हर्षैन का भी और 1-2 लोगों का, कि क्या इन पे 1 साल का बैन भी लग सकता है? ये भी एक बड़ा खतरा है। देखिए, इस तरह के रूल्स हैं आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के रिटेंशन जब लिस्ट आ जाती है उसके बाद ही आप अप्रोच कर सकते हैं, या फिर जो नई फ्रेंचाइजीज हैं वो अप्रोच कर सकती हैं आपको। अब यहाँ पर असल में हुआ क्या है इसके बारे में जानकारी उतनी ज्यादा नहीं है, पर मुझे लगता है कि आईपीएल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये युवा प्लेयर्स हैं, बहुत बड़ा वैल्यू ये लेकर आते हैं आईपीएल के लिए। तो आई एम श्योर कि इस तरह का कुछ न कुछ इंतजाम होना चाहिए कि अगर के इस प्रकार के हार्ड रूलिंग इनके ऊपर ना। आपको याद होगा रविंद्र जडेजा, लेकिन सभा भाई, मुझे लगता है इसमें हर्ज क्या, अगर कोई खिलाड़ी बात कर रहा है तो उसमें हर्ज क्या है? देखिए, ये तो अगर आपने रूल्स बनाए हैं तो उसको फॉलो करना भी जरूरी है राजीव। अब रूल्स किसने बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, इसके बारे में ये मुझे लगता नहीं कि प्लेटफॉर्म में डिस्कस करने का। पर अगर रूल्स हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसका अंजाम आपको पता है क्या होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि जडेजा के साथ कुछ साल पहले ये हो चुका है, उनको भी 1 साल के लिए बैन किया गया था, क्योंकि आईपीएल के दौरान उन्होंने दूसरी टीमों के साथ बात करना शुरू कर दिया था। पर होपफुली ये जल्दी सेटल हो जाए और इस तरह की रूलिंग देखने को ना मिले तो दोनों ही प्लेयर्स के लिए सही होगा। पर निखिल ने सही बात उठाई है कि हर्षल पटेल को आरसीबी ने रिटेन नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो नई टीमें हैं अब वो अप्रोच करेंगी हर्षल पटेल को या फिर चहल को अपने टीम में लाने के लिए। तो अभी भी मुझे लगता है कि 25 दिसंबर तक हमें वेट करना पड़ेगा, तब तक 6 प्लेयर और निकल जाएंगे, ये जो ऊपर वाली लिस्ट है वहां से, और उसके बाद मुझे लगता है कि पता चलेगा क्या और आगे कौन कौन से प्लेयर्स, या फिर क्या मोल लगाया जाएगा ऑक्शन में जो बचे खिलाड़ी हैं उनके ऊपर।
तो निखिल भाई, कमरा कौन ज्यादा बड़ा बनवाएगा पैसा रखने के लिए? के राहुल, शिखर धवन, यजुवेंद्र चहल, हर्षल पटेल, जो आप क्रीम की बात करें, कमरा तो चाहिए रखने के लिए माल। कमरा अरे राजीव भाई वो सब कह रहे हो, देखो मैं कहता हूँ कि SK और वो सब कह रहे होंगे TK, यानी कि तनु की और तोनू की। लेकिन अगर विदेशी खिलाड़ियों की बात करें, वर्ल्ड कप के मैचेस, सभा भाई अगर हम याद करें, क्या न्यूजीलैंड के डैरेल मिचेल जिन्होंने बहुत अच्छा किया था ओपन करते हुए, जिन्होंने मैच भी जिताया, कुछ ऐसे नाम आपके जहन में आते हैं यंगस्टर्स जो अचानक आपको सरप्राइज? मिच मार्श, बिल्कुल, जो सरप्राइज कर सकते हैं मिच मार्श इस आईपीएल में। ऑलराउंडर, डेवन कॉनवॉय, फिर डैरेल मिचेल, जो स्पीडस्टर्स हैं फॉरेन प्लेयर्स। देखिए हर एक टीमों का की कोशिश यही होती है कि फॉरेन कोई पेस बॉलर आपको मिल जाए जो बॉलिंग अटैक की बागडोर को संभाले। उसी वजह से मुझे लगता है कि रबाडा अगेन अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो उनके ऊपर बोली लगेगी। फिर और जॉश हेजलवुड को रिटेन नहीं किया CSK ने। मिचेल स्टार्क हो गए, पैट कमिंस हो गए, फिर इंग्लैंड की तरफ से के जो पेस बॉलर एडम मिल्न हो गए, या फिर लॉकी फर्ग्यूसन हो गए। तो इस तरह के जो पेस बॉलर्स जिनकी गति 145 से ऊपर रहती है, उनके ऊपर भी मुझे लगता है कि बॉल जरूर लगेगी मेगा ऑक्शन में, अगर इस तरह के प्लेयर्स को रिटेन नहीं करती है ये दो नई फ्रेंचाइजीज। तो जी निखिल भाई, आपको क्या लग रहा है हमारे यंगस्टर्स, जो आपने भी सैयद मुश्ताक अली देखा, जिस तरह से शाहरुख खान ने मैच जिताया, कुछ और भी बड़े यंगस्टर्स हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा किया, वो भी वेट कर रहे होंगे इस मेगा ऑक्शन का, सैयद मुश्ताक अली में जिन्होंने बहुत अच्छा किया? जी राजीव भाई, देखिए शाहरुख खान ने तो शानदार बल्लेबाजी की और उम्मीद करता हूं कि इस साइकिल में 3 साल के साइकिल में उनका बेहतर यूज किया जाएगा। जिस भी टीम में वो जाएंगे उनका बेहतर यूज किया जाएगा, हर मुकाबले में खेलने को मौका उनको दिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है वो खिलाड़ी तैयार है। और एक और कर्नाटका के बैट्समैन थे मध्यक्रम में आके, आई थिंक अभिनव मनोहर या अभिषेक मनोहर उनका नाम था। तो जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, उनके पास वो कला थी कि वो बड़ी हिट लगा सकते हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हैं। बाकी वही आपके खिलाड़ी रहेंगे, रवि बिश्नोई की तरफ टीमें जाएंगी, जिस तरीके से वो एक एक्स फैक्टर के गेंदबाज बन सकते हैं। बाकी बैटिंग में ऐसा कोई, हम लोग कमेंट्री भी कर रहे थे, ऐसा कोई एक्स फैक्टर वाला खिलाड़ी नजर नहीं आया जो जाके एकदम से दुनिया को मतलब अपने नाम, अपनी पहचान बना सके। उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही कोई युवा खिलाड़ी कर पाए, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी नाम, अपना पहचान बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं, पर ये दो नाम मुझे लगता है आने वाले समय में आप हर प्लेटफॉर्म पे सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई आपका, सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जब हम कल मिलेंगे, यानी कि गुरुवार के दिन मिलेंगे, तो दूसरे टेस्ट मैच के बारे में बात करेंगे। विराट कोहली की वापसी हो रही है और क्या शतकों का सूखा खत्म होगा, इस पर हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, क्योंकि खेल नीति पर रणनीति तो जरूर बनेगी, और ये रणनीति हम कोशिश करेंगे कि ड्रेसिंग रूम तक जाए और हम अपने जो व्यूज हैं वहां तक पहुंचाएं, और ताकि एक सही टीम खिलाए भारतीय टीम और टेस्ट मैच जीते। खबरें आ रही हैं वानखेड़े से कि घास छोड़ी जा रही है, आप अंदाजा लगाइए कि कल के चर्चा में तेज गेंदबाजों पर कितनी जबरदस्त तरीके से चर्चा होने वाली है। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल पर और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा निखिल भाई से आप इंस्टा पे सवाल पूछ सकते हैं @निखिल चोपड़ा पे। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On The Habit Coach, Ashton talks to Garima Pandey. She is the co-founder of Wandering Jane. They discuss solo travel and how it's perceived. Does the story of a fake lawyer on the run sound interesting to you? Then definitely tune into Misconduct. Raghavi and Nisha discuss the story of Ceci Xavier. On GBCD, Farad and Sunitru discuss how sometimes people don't feel inclined towards sex, some possible causes, and how it's okay to feel so occasionally. On Press Decode, Sarah and Prafula are joined by author and journalist Sandeep Roy. They discuss the no stags policy that many bars and restaurants follow across the country. Do check out Hanswani, the story Tirthatan talks to us about the aspiration and challenges of widowed women. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, do remember, go check out our website, ivmpodcast.com/YouTube, to get a list of all of our YouTube channels. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend.
And finally, we would like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, HDFC Mutual Fund, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार